नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की आपकी कंप्यूटर क्लास में। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको सोशल नेटवर्किंग, ईमेल, आपकी ई गवर्नेंस सब चीज़ों के बारे में समझा दिया, प्लस प्रैक्टिस सेट भी करा दिए हैं। आज इसी में आपका नया टॉपिक है हमारे पास, क्या है वो, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, इसके पहले आपसे कहना चाहूँगी जो नया होगा जाके चैनल पर प्ले लिस्ट पड़ी है वहाँ जाकर चीज़ों को ज़रूर देख लेना, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो इसीलिए कहूंगी जाके जरूर देख लेना वीडियो। जैसा पिछले साल आपका क्वेश्चन पेपर आया था सेम उसी के पैटर्न पे आपको मैं पढ़ा रही हूँ, और पढ़ाते वक्त कोशिश करती हूँ कि आपको इतनी इजी लैंग्वेज में समझाऊं चीजें कि आपको कंप्यूटर जो पेपर आपको टफ लग रहा था वो आपको टफ ना लग के बेहद आसान लगे। ठीक, साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्या होता है, देखो साइबर, आपको मैंने बताया था कि अभी तक आप जितनी चीज़ें पढ़ रहे थे, आप सोशल नेटवर्किंग हो, फेसबुक वगैरह यूज़ करते हो, आप अपना इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, या फिर आप ईमेल भेजते हो, हर जगह क्या है आप इंटरनेट का यूज़ करते हो। तो जब आप इतना इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, आप बैंकिंग से लेकर छोटे से छोटा काम आप इंटरनेट से कर रहे हो, तो इंटरनेट पर इसका मतलब आपकी सारी जानकारी हो गई। ठीक, बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी सारी डेटा, सारी चीज़ें अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर रही है, तो सारी चीज़ें जब इंटरनेट पहुँच जा रही हैं तो कोई ना कोई जरूर होगा जो क्या करेगा, इन जानकारियों को लेना चाहेगा जिससे कि उसका फायदा हो जाए। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, हैकर बोलते हैं, जो वहां से चोरी करना चाहते हैं। जैसा कि आजकल देख रहे होगे, कॉमन हो गया है, फोन आता है आपके पास एक बैंक से कि मैं फलाना बैंक से बोल रहा हूं, आपको इतने पैसे दिए गए, ऐसा कुछ आता है। या फिर कई बार फोन आता है कि भाई इतना पैसा ट्रांजेक्शन करना गया। ऐसे ही सेम आपके इंटरनेट पर भी आता है। कई बार आपने देखा होगा मेल आता है आपको बहुत बड़ा सा कि भाई आप इतना $US जीत गए हो, तो जो सबके चक्कर में पड़ जाता है उसका पूरा सिस्टम, पूरा फोन सब हैंग हो जाता है, सब वो ले बीतता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हम किसका काम करते हैं, साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि और ये जो काम होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम। आपने सुना भी होगा साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, लोगों की पर्सनल डिटेल जानकारियां निकल जाती हैं, हम लोग जो फोटोज़ डालते हैं, काफ़ी हालांकि सिक्योरिटी भी लगाई जा रही है इन्हीं सबसे बचने के लिए, लेकिन फिर भी आप अपनी छोटी सी फेसबुक में कोई फोटो डालते हो, कुछ डालते हो, वो तुरंत कहीं और भी जा सकती है और उसका कई बार मिसयूज़ भी होता है। ठीक, तो हम इसी के बारे में इस वीडियो में आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी हमारा जो जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था वो क्या आया था। ये क्वेश्चन आपका आया था साइबर सिक्योरिटी से। एक चीज़ अगर आपने देखी होगी, पिछले साल जो पेपर आया था उसमें देखा होगा हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था, कोई टॉपिक आप छोड़ के नहीं आ सकते हो, एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आए थे आपके। तो साइबर सिक्योरिटी से जो क्वेश्चन आया था वो यही था दोस्तों कि साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है। कौन लक्षित करता है, स्पीयर फिशिंग अटैक, जीरो डे अटैक, DDoS अटैक, बॉटनेट अटैक। आप में से बहुत से लोगों को हो सकता है इसका आंसर पता हो, मैं आंसर नहीं बताऊंगी अभी, ये आंसर आप खुद मुझे इस क्लास के एंड में खुद से इस क्वेश्चन को देखकर इसका आंसर बताओगे। मैं आपको, जिसको पता हो बहुत बढ़िया है, जिसको इन सब के बारे में नहीं पता है, मैं इस वीडियो में आज यही आपको बताने जा रही हूँ कि ये सब चीज़ें हैं आखिर क्या, कौन सा अटैक क्या कहलाता है, क्या करता है। ठीक है, बहुत ही ईजी सी लेमैन लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। आज हम लोग थ्योरी थोड़ी बड़ी सी है इसकी, तो आज हम लोग सिर्फ थ्योरी करेंगे, कल जो क्लास करेंगे उसमें हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना, बहुत इत्मीनान से समझना। सबसे पहले देखो साइबर सिस्टम के बारे में, सिक्योरिटी मतलब साइबर क्राइम है क्या, क्यों साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी, उसके बारे में पढ़ लो। कि साइबर सिस्टम को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के प्रकार को संदर्भित करता है ये साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिस्टम नहीं, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट या इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, साइबर सुरक्षा जो सिस्टम है आपका, वो नेटवर्क और प्रोग्राम को क्या करती है, डिजिटल हमलों से बचाती है। ये साइबर हमले आमतौर पर संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने, बदलने या नष्ट करने के उद्देश्य से होते हैं। उपयोगकर्ताओं से धन की मांग करी जाती है या नियमित कॉर्पोरेट संचालन में बाधा डाली जाती है। देखो साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, आपके छोटे छोटे जो आपके काम होते हैं वो भी आप अपने इंटरनेट से करते हो। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, सारा डेटा आप इंटरनेट पे है। तो सारी चीजें अगर इंटरनेट पे आपकी पूरी डिटेल वहां जानकारी है तो क्या है, उनको बचाना बहुत जरूरी, नहीं तो कोई भी आपके क्या कर सकता है, वायरस पहुंचा के आपकी पूरी कंपनी को डैमेज कर सकता है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और इसके अगेंस्ट बहुत बड़े बड़े लॉ भी आ चुके हैं। आपकी कोई अगर पकड़ा भी जाएगा, ऐसा कोई क्राइम करेगा तो भी बहुत बड़ी बड़ी पेनाल्टी भी है उनके ऊपर। ये सब चीजें बहुत आसानी से नहीं होती हैं।
सबसे पहले देखो इवोल्यूशन हुआ था आपके साइबर सिक्योरिटी का। सबसे स्टार्टिंग में जो चीज़ें थी वो थी वायरस। आपने सुना होगा, हमेशा हम बोलते भी हैं हमारे फ़ोन में वायरस आ गया, हैंग हो जाता है वो। कंप्यूटर में आपके वायरस आता तो भी वो काम नहीं करता प्रॉपरली। हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है, एंटीवायरस या फिर फायरवॉल डाली जाती थी। फायरवॉल क्या होती थी, आपको बचाती थी वायरस से, और एंटीवायरस से क्या होता था, कोई वायरस अगर आता था तो हम उसको अपने कंप्यूटर में क्लीन कर लेते थे। अब एंड्रॉयड वगैरह में भी एंटीवायरस पड़ता था, ठीक है। आगे क्या है आपका, वर्म्स आए 2000 में, आपके वर्म्स आए, ये भी आपके वायरस से बढ़ के आए वर्म्स जो आए। उसके बाद आपके आए बॉटनेट्स, फिर आपके एपीटी इनसाइडर्स जो अभी आजकल यूज हो रहे हैं। ये नेटवर्क में पूरे घुस जाते हैं, ये जो हैं आपके ये पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। बेसिकली जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना वो ये पढ़ना है। मैं आपको पढ़ाऊंगी मालवेयर क्या होता है, फिशिंग क्या है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, मैन इन द मिडिल अटैक MITM अटैक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, DDoS क्या है, डोमेन नेम सिस्टम अटैक क्या है, और आपका रोमांस स्कैम क्या है। ये सारे आपके साइबर सिक्योरिटी थ्रेड हैं। अगर आप देख रहे होगे, इसी में से आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में से एक क्वेश्चन अभी आपने देख लिया क्या आया, ऐसे ही फिर आपसे अगले साल इस साल पूछ सकता है। आपको दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन और पूछा जाएगा इसमें से ये वाला कौन सा है जो ये काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए भाई बॉटनेट क्या है, DDoS क्या है, मैन इन द मिडिल चीज़ क्या है। ठीक, चलो अब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा है साइबर आतंकवाद। जो नाम देख के आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, भाई मेल हर कोई कर सकता है। अब आपके पास PM प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर किसी की ईमेल आईडी हर किसी के पास मौजूद है। आप एक मेल कर दो सिंपल सा कि भाई मैं यहाँ पे ऐसा ऐसा करूँगा, मैं एक टेररिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे बॉम्ब प्लान करने जा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, आपका साइबर आतंकवाद हो गया। ठीक है, आपने क्या किया, किसी हमले को बता दिया। ठीक है, राजनीतिक रूप से जनरली ये होता है, और क्या कर दिया आपने, डरा दिया कि भाई ऐसा ऐसा होने का संभावना है। ये हो सकता है सच भी हो, ये हो सकता है झूठ भी हो। यही आपका क्या है, साइबर आतंकवाद, और ये भी पकड़े जाने में बहुत बड़ी सजा होती है। ठीक, तो इसीलिए लोग मजाक में भी ये सब काम तो कभी नहीं करते हैं। आगे देख लो, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, आपका सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड है। इसमें क्या करते हैं लोग, इसमें वही आपकी पर्सनल जानकारी जानने के लिए आपके इंस्टाग्राम, आपके फेसबुक, इन सब जगहों पे क्या किया जाता है, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपसे क्या करते हैं, आपसे जानकारी, देखो लिखा हुआ है, आमतौर पर संरक्षित संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सुरक्षा उपायों को दरकिनार करके उन्हें क्या करते हैं, छल के लिए छल का उपयोग करते हैं। किसी भी तरीके से आपको बेवकूफ़ बना के, आपको डरा के, आपको धमका के, आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालना, आपसे किसी कंपनी में आप काम करते हो वहाँ की जानकारी लेना, वो क्या आती है, सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। ठीक, आगे देख लो, ट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों ने शायद देखा होगा, ट्रोजन अभी तो कम आता है, पहले ट्रोजन हॉर्स बहुत आता था। लैपटॉप वगैरह में हर थोड़ी देर बाद बोलता था ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स क्या करता है दोस्तों, ये आपको जब आप फाइल कोई डाउनलोड करते हो तो ये बताएगा कि बहुत सेफ फाइल है, आप डाउनलोड कर लो अपने कंप्यूटर में, चाहे अपने फ़ोन में, से कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि होता क्या है, होता ये एक वायरस है एक तरह के। बाद जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो क्या करता है, ये बैक डोर बनाता है जो कि हैकर्स को एक एक्सेस दे देता है। हैकर क्या कर सकते हैं, अगर आपने वो फाइल डाउनलोड कर ली तो ट्रोजन हॉर्स क्या देता है कि भाई हैकर्स को दे दिया, इन्होंने डाउनलोड कर लिया, तुम जो चाहो इनके उससे कर सकते हो। डेटा चाहे कंप्यूटर से निकालना हो, चाहे मोबाइल फोन से निकालना है। बात समझ में आ रही है। तो ट्रोजन क्या है, देखो ये ट्रोजन हॉर्स के, जो ट्रोजन हॉर्स था उसी की तरह है ये भी आपका साइबर सिक्योरिटी। ये क्या करता है, आपका साइबर क्राइम, सॉरी, ये पीड़ितों को विश्वास दिलाता है किस चीज का, कि वो एक सुरक्षित फाइल खोल रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल सेफ फाइल आप खोल रहे हो, ये आपको विश्वास दिला देगा। जब आप खोल दोगे यानी इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद ये क्या करेगा, सिस्टम को एम करेगा और क्या करेगा, एक बैक डोर बनाता है किसके लिए, हैकर्स के लिए, कि भाई अब ये कंप्यूटर में फाइल आ गई, इंस्टॉल हो गई, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, जो डेटा चाहो वो निकाल सकते हो। ये क्या है, ट्रोजन। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा आपका साइबर सुरक्षा वाला वो है जहां पे आपको फाइल को बताया जाता है, विश्वास दिलाया जाता है कि वो सेफ है, मगर क्या करता है, वो हैकर्स को एक्सेस देता है। तो आप क्या आंसर मारोगे, ट्रोजन। क्या मारोगे आंसर, ट्रोजन। क्लियर, चलो आगे देख लो। सेफ फाइल बता के आपको बेवकूफ बनाया जाता है, बेसिकली ये समझ लो। मैलवेयर, मैलवेयर में क्या होता है, मैलवेयर में देखो सारी चीज़ें हैं, वर्म्स हैं, आपके वायरस हैं, स्पाईवेयर, स्पाई समझते होगे, जासूसी वाला, जासूसी जो करे आपकी है ना, उसको बोलते हैं स्पाई। स्पाईवेयर, रैंसमवेयर और सारे मैलवेयर इसमें शामिल हैं। इसमें ये क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर के संसाधनों को
तक पहुंच को बाधित कर सकता है, सिस्टम में अस्थिरता का कारण बन सकता है, या आपके डेटा संग्रहण से गुप्त रूप से डेटा भेज सकता है। मैलवेयर में क्या होता है? मैलवेयर में देखो आपका वायरस भी है, आपका वर्म्स भी हैं, आपके रैंसमवेयर भी हैं, ये सभी चीज़ आपकी मैलवेयर में आती है। क्या करता है बताओ? ये क्या करता है? गुप्त रूप से आपका डेटा क्या करता है? हैक कर लेता है और जहां भी इसको देना होता है वहां पर दे देता है। प्लस क्या करता है? प्लस ये आपके डेटा को ये आपके सिस्टम को अस्थिरता भी दे सकता है। ठीक है, कई बार आप देखते हो ना आपका कंप्यूटर जो होता है, आपका जो लैपटॉप होता है वो हैंग करने लगता है, तो बोलते हैं ना वायरस आ गया होगा। कई बार ऐसा होता है ना, आपने शायद नोटिस भी किया होगा, कई बार आप कोई सिस्टम में बैठे हो या सिस्टम में आपने कोई फाइल अचानक से आई और आप उसको डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर दो, तो क्या होता है आपका जो कंप्यूटर होता है वो बिल्कुल हैंग करने लगता है। तो ये होता है, ये वो जो फाइल थी उसमें वायरस होगा, उसको क्या करो, उसको डिलीट करो, तभी ये सिस्टम रन कर पाएगा। तो ये सब क्या है? आपके मैलवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को हैंग कर देते हैं, अस्थिर बना देते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, इनमें से कौन सा साइबर सुरक्षा है? साइबर सुरक्षा हमले का है, वो साइबर क्राइम है आपका, इसमें से कौन सा है? या साइबर थ्रेट है आपका? कौन सा साइबर थ्रेट है जो कि आपके सिस्टम को अस्थिरता प्रदान करता है? तो आप क्या बताओगे? सिस्टम को अस्थिरता मालवेयर, रैंसमवेयर ये सब प्रदान करते हैं। ठीक है, चलो मैलवेयर क्या है आगे देख लो। एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका भी है। इसे सिस्टम में ईमेल या किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा भेजा जाता है। इसका इस्तेमाल साइबर अपराधी या हैकर वित्तीय उगाही व राजनीतिक उद्देश्य से हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। साइबर अपराधियों ने निम्न प्रकार के मैलवेयर का निर्माण किया है, जैसे हमने बात की ना, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ये सब क्या है? आपके मैलवेयर हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैलवेयर? ये एक सॉफ्टवेयर होता है। कई बार आप देखो आजकल फोन में भी आने लगा है, एक लिंक आता है, उसमें आता है कि आप इसको 10 लोगों को आगे फॉरवर्ड कर दो तो आपको एप्पल का आईफोन मिल जाएगा, या ऐसा कुछ भी आ जाएगा। विमेंस डे पे चल रहा है और मिलना कुछ नहीं होता, बस वो क्या होता है? एक वायरस होता है, एक मैलवेयर होता है, जिसे आप अपने 10 लोगों को फॉरवर्ड करते हो। 10 लोग उस पर क्लिक करते हैं इंस्टॉल करने के लिए, कि कोशिश करते हैं कि इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, तो वो क्या करेगा? आपके सिस्टम में पहुंच के आपके सिस्टम या मोबाइल में क्या कहते हैं, सब चीज़ें, डेटा जो चाहेगा उड़ा सकता है, या फिर जो भी चाहे वो कर सकता है। समझ में आया? कई बार आपको ऐसे ही उसमें भी आता होगा, आपके कंप्यूटर पे भी आता है, आपने देखा होगा, एक लिंक आता है, ईमेल वगैरह पे देखो कई बार लिंक आता है, इसीलिए बोलते हैं किसी भी फर्जी लिंक पे, इसको आप जानते नहीं, उस पर क्लिक कभी मत करना। क्लिक करने से क्या है? ऑटोमेटिक वो वायरस को आप एक्सेस दे देते हो कि ठीक है हमने एक्सेस दे दिया, आप तुमको जो जानकारी चाहिए वो ले लो। इसीलिए कभी भी किसी बेकार की साइट पे या कोई अननोन अथॉरिटी से आपको मेल आता है, उस पर लिंक कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। या फिर कोई सॉफ्टवेयर, इसीलिए बोलते हैं सॉफ्टवेयर जो है कुछ भी इंस्टॉल नहीं करते रहना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं वो इस चक्कर में कि हमें ये काम करना, कहीं से भी कुछ भी इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करते हैं, उसकी रेटिंग देखी जाती है, उसका कुछ देखा जाता है कि वो सही ऑथेंटिक जगह से आप इंस्टॉल कर रहे हो या फिर सीधे वायरस ले रहे हो। ठीक, इसीलिए बहुत बचाया जाता है पीसी वगैरह को अपने। तो वो क्या था आपका? मैलवेयर। एडवेयर, ये भी एक तरह का मैलवेयर है, लेकिन क्या है? ये आपका एड के थ्रू आता है, यानी कि विज्ञापन के थ्रू आता है। अब आजकल आप जब इंटरनेट खोलते होगे तो देखते होगे 50 विज्ञापन खटखट खुल जाते हैं। कोई भी साइट खोलने चलो तो बगल में ऐड आ रहा होता है, उन सब पे क्या करना होता है? किसी ऐड पे क्लिक आपको नहीं करना होता है। उनमें से कौन सा जेन्युइन है और कौन सा आपका क्या है? मैलवेयर है, आपको पता नहीं है। तो एडवेयर क्या है? जो विज्ञापन के थ्रू आपके उसके कंप्यूटर के अंदर या आपकी सिस्टम के अंदर वायरस पहुंचाएं, वो आपके एडवेयर होते हैं। नाम से देख लो, एड, एडवर्टीजमेंट वाले। वही चीज यहां भी लिखा हुआ है, ये एक मैलवेयर खतरा है। यह अक्सर विज्ञापन समर्थित सॉफ्टवेयर के रूप में संदर्भित किया जाता है। एडवेयर एक संभावित अवांछित प्रोग्राम है जो सहमति के बिना स्थापित किया गया है। अभी तक आपने मैलवेयर में देखा कि आपको इंस्टॉल करना है, लेकिन यहां ऐसा नहीं, आपने क्लिक कर दिया वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा, आपसे पूछेगा नहीं। ठीक, और अपने आप परेशान करने वाले वेब विज्ञापनों का उत्पादन करता है। ठीक, समझ में आ गया? विज्ञापन की बात पूछी जाएगी तो क्या मारोगे? एडवेयर। चलो आगे देख ले। क्लास समझ में आती हो, अच्छी लगती हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे लिए इतना जरूर और करना प्लीज़ कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको कम समय में बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊँ, टू द पॉइंट पढ़ाऊँ, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँ, क्योंकि आपका एक एक समय बहुत कीमती है। तो मैं नहीं चाहती कि 2 घंटे बकवास कर करके इस लंबी सी क्लास को बढ़ा दूँ। जो चीज़ मुझे पता है 25 से 30 मिनट में हो सकती है, उसको मैं उसी स्पीड में करके आपको प्रोवाइड करूँगी। तो प्लीज़ अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। मैं जल्द ही आपको ये पूरा जो कंटेंट पढ़ा रही हूँ उसकी पीडीएफ आपको जल्द ही दूंगी, तब तक आप प्लेलिस्ट से ज्यादा के चीजों को रिवाइज करते रहो। फिशिंग क्या होती है? फिशिंग क्या है दोस्तों? फिशिंग हमने पीछे पढ़ी थी अभी ना, फिशिंग PHISHING फिशिंग होती है। ठीक है,
फिशिंग क्या है देखो आपकी दोस्तों, ये व्यक्तिगत जानकारी को जनरली लेने के लिए होती है। फिशिंग जनरली आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए होती है, और इसमें क्या करते हैं हम, हैकर्स जो होते हैं वो नकली संचार का उपयोग करते हैं। जैसे जनरली क्या करते हैं, ईमेल भेजते हैं। सपोज करो किसी को आपके बैंक की डिटेल चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपको सपोज करो आपके पास एसबीआई का मेल है, एसबीआई का एटीएम वगैरह, एसबीआई यूज़ करते हो आप, तो वो क्या करेगा, आपको एक एसबीआई से, ऐसा लगेगा आपको कि वो मेल आपके पास एसबीआई से आया है। एसबीआई से आपके पास मेल आता है और आपसे क्या करेगा, आपकी डिटेल्स जानकारी पूछेगा कि आपके में ये ऐसा क्या है, सब कुछ आप, और आप क्या करोगे, खुद ही उस फॉर्म को भर के भेज दोगे। तो ये क्या है, आपका फिशिंग है। यानी कि आपकी पर्सनल जानकारी निकालने के लिए जो जनरली चीज़ें आती हैं वो क्या होती हैं, फिशिंग। फिशिंग जनरली एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू ही किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ईमेल या एसएमएस के थ्रू यूज़ करा जाता है किस साइबर क्राइम को, तो आप बताना फिशिंग। ठीक है, फिशिंग को जनरली एसएमएस या ईमेल के थ्रू ही भेजा जाता है। ठीक, कुछ फिशिंग घोटालों में मैलवेयर भी शामिल होता है, लेकिन जनरली ईमेल वगैरह भेजा जाता है एक ऑथेंटिक साइट से बना के, कि आपको ये लगेगा कि ऑथेंटिक पूछ रहा है हमसे कोई चीज़, और आप क्या करोगे, अपनी इन्फॉर्मेशन दोगे, और वो क्या होगी, आपकी जानकारी जहाँ नहीं जानी चाहिए वहाँ चली जाएगी। इसीलिए देखो हमेशा आरबीआई की और हर किसी की गाइडलाइन आती रहती है, स्पेशली बैंक वगैरह के केस में बता रही हूँ, हमेशा आती रहती है कि आप किसी को अपनी ओटीपी, अपनी डिटेल जानकारी मत दीजिए, क्योंकि बैंक ऐसा कभी किसी से नहीं पूछता है। भाई मेल करने में क्या है, आप उसकी बना लो और भेज दो, कह दो मैं ऑथेंटिक हूँ, तो आप क्या कर लोगे। इसीलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना आपको, एसबीआई मेल कर रहा है कि कौन कर रहा है। ठीक है, डेनियल अटैक। डेनियल अटैक क्या होता है दोस्तों, मैंने पीछे पढ़ाया था, अभी एग्जाम में आपका ऑप्शन भी एक आया था, देखो 4 ऑप्शन बताए थे, आंसर आप ही को बताना है, चारों ऑप्शन का ध्यान देते चलना। एक फिशिंग थी वहां पे, और एक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस, इस डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या होता है देखो, इसमें जनरली क्या होता है, कंप्यूटर को जो नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क पे क्या करते हैं, कंप्यूटर को ओवरलोडिंग कर देते हैं। समझा दे रही हूँ। डिनायल ऑफ सर्विस बेसिकली आप ऐसे समझो, आप यूपीट्रिपलएससी का कोई फॉर्म आता है, एक साथ सब लोग भरने जाते हो, तो क्या होता है, वो आपका हैंग कर जाती है साइट। आप कई बार बोलते हो साइट क्रैश कर गई। अभी आजकल कई बार ऐसा होता है, यूपीट्रिपलएससी का पेट का एग्जाम होगा, जब आप उसकी फॉर्म देख लेना, रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन क्या होता है, आपको सर्विस नहीं मिल पाती है। आप चाहते हो अपना रिजल्ट देखना, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता है। वो क्या होता है, आपका डिनायल ऑफ सर्विस, यानी आपको सर्विस नहीं मिल पा रही है। तो इस अटैक में क्या होता है, जो किया जाता है, ये मैं आपको एग्जाम्पल समझा रही थी कि जब आपको सर्विस नहीं मिलती है, यूपीट्रिपलएससी के केस में बता रही थी, सर्विस नहीं मिलती है। ऐसे मान लीजिए आपको किसी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, और आप या फिर किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे विजिट करना चाह रहे हो, तो वहां पे क्या करता है, ये साइबर जो क्राइम होता है, वो क्या करता है, उस साइट को ओवरलोड दिखाने लग जाता है। ओवरलोड होती नहीं है, ओवरलोड दिखाने लग जाता है। उसकी वजह से क्या होती है, आपको सर्विस नहीं मिल पाती है, डिनायल ऑफ सर्विस हो जाती है। तो उससे क्या होता है, आप फिर छोड़ देते हो कि रहने दो, वो साइट खुल नहीं रही है। ऐसा आपने भी देखा होगा। वहां मैं नहीं कह रही हूँ कि वहां भी अटैक हुआ था, लेकिन एक उदाहरण दे रही अभी यूपीपीसीएस आरओ के टाइम में, अगर सुना होगा आपने, आरओ का फॉर्म भरने के लिए लोग परेशान हो गए थे, क्लिक करते थे वो खाली घूमता रहता था, आपको सर्विस नहीं मिल रही थी। उसे क्या बोलते हो, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, यानी आप जो सर्विस चाहते हो वो नहीं मिलती है। और ये जनरली नुकसान किसको पहुंचाती है, ऑनलाइन शॉपिंग वाले, ऑनलाइन कंपनीज को। मेरी सपोज करो ऑनलाइन कंपनी हो, और मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा जो कस्टमर है वो क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप जो है मेरी साइट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। जब आप मेरी साइट का लिंक खोलोगे तो क्या होगा, उसको इतना ओवरलोड दिखाया जाएगा कि वो खाली हैंग करता रहेगा, घूमता रहेगा। आप क्या करोगे, बंद कर दोगे। तो जो डेडिकेटेड ऑडियंस होगी या टारगेट जो ऑडियंस जिसको वहां जाना है वो नहीं जा पाता है। तो इससे क्या होता है, ऑनलाइन वालों को नुकसान होता है, और जिन्होंने काम किया होता है उनको क्या हो रहा होता है, उनको फायदा हो रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। वही मैंने बताया, इसमें क्या करते हैं, सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं, और उपयोगकर्ता के अनुरोधों पर प्रतिक्रिया क्या हो जाती है, असमर्थ। उसको उपयोग करना है वो नहीं कर पाता उसको, उसी को क्या बोलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस। और ये करी जाती है, वहां इतना ओवरलोडिंग दिखा देंगे कि आपकी साइट क्रैश कर जाएगी या नहीं खुलेगी। ऐसा कई बार करते हैं बड़े बड़े उसमें, क्योंकि ऐसा करने से क्या उनको फायदा हो जाता है। भाई आपकी ऑनलाइन चीज बंद होती आएगी तो आप समझ नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे, उसका जुगाड़ करवाओगे, पता करोगे क्या हुआ, तो फायदा हो जाता है। ये क्या चीज है भाई, MITM, मैन इन द मिडिल। क्या है ये, मैन इन द मिडिल। नाम से समझ में शायद आ रहा हो या ना आ रहा हो, सुनो मैं बता देती हूँ क्या है। सपोज करो ये क्या हो, आप यूजर, ठीक, आप क्या कर रहे हो, अपना किसी वाईफाई नेटवर्क से यूज करके क्या कर रहे हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। ये क्या है, अमेजन,
ठीक, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, वाईफाई का यूज करके ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। यहाँ पे कोई होता है, ये कौन है, ये कोई आदमी है या हैकर है, मैन इन द मिडल, मैन इन द मिडल, इन दोनों के बीच में क्या है, एक आदमी बैठा हुआ है। वो क्या करता है, आपकी सारी जानकारी धीरे से क्या करता है, जान जाता है। आपके क्रेडिट कार्ड में क्या डिटेल है, बैंकिंग क्या डिटेल है, वो सब यहाँ से जान लेता है। इसी को क्या बोलते हैं, मैन इन द मिडल। समझ में आ गया। जब आप क्या करते हो, सामान कोई खरीदते हो, किसी भी जगह से ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कुछ करते हो, यूज किसका करते हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, आप फेसबुक खोलो, अपना ईमेल खोलो, आपकी सारी जानकारी कौन ले रहा है, यहाँ बैठा एक आदमी, मैन इन द मिडल। क्यों, किस वजह से, क्योंकि आपने जो वाईफाई यूज किया वो वाईफाई क्या था, सिक्योर्ड नहीं था। इसीलिए हमेशा, कई बार बोलो, देखो लोग जाते हैं हर जगह तो क्या करते हैं, जैसे फ्री वाईफाई पाते हैं, फट से फोन को क्या करते हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं कि फ्री वाईफाई मिल रहा है। ये नहीं सोचते कि एक मैन इन द मिडिल होगा, एक हैकर होगा जो फ्री वाईफाई को, सिक्योर्ड वाईफाई नहीं है, क्योंकि ये आपकी सारी जानकारियां क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। इसीलिए सब लोग हर जगह फ्री वाईफाई के चक्कर में नहीं पड़ते। तब भी अगर जाओ तो डेटा मत बचाओ, अपना वाईफाई मतलब यूज, उनका वाईफाई मत यूज करो, फ्री वाईफाई मत यूज करो। किसी होटल में जाते हो, किसी और जगह जाते हो जहां उनका अपना सिस्टम लगा होगा, उसका एक पासवर्ड होगा, वो बताएंगे तो आप ऐड करते हो, वो वाईफाई बेटर है। लेकिन ऐसे आप फ्री वाईफाई सोचो कि है, एक्सेस कर लूँ, तो बिल्कुल मत किया करो। ये मैन इन द मिडिल होता है जो आपकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन ले लेगा, फेसबुक की हो, किसी भी चीज़ की हो। यही मैंने यहाँ लिखा है, देख लो। मैन इन द मिडिल हम लोग के हिस्सों के रूप में हैकर्स खुद को क्या करते हैं, व्यक्तियों के इंटरनेट लेन देन में हस्तक्षेप करते हैं, है ना, इंटरनेट लेन देन में बैठे हुए हस्तक्षेप कर रहे हैं। हैकर्स अंदर आने के बाद वांछित डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये जनरली कहाँ होते हैं, जहां पर आपकी पब्लिक वाईफाई नेटवर्क होता है, क्योंकि वो सिक्योर्ड नहीं होते, इसलिए पब्लिक वाईफाई नेटवर्क बहुत ध्यान से यूज किया करो। ठीक है, सारी जानकारी चली जाएगी। मैन इन द मिडिल समझ में आ गया। जो समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर बता दूंगी आपको। कल जब क्लास हमारी प्रैक्टिस सेट वाली होगी तो फिर बता दूंगी। बॉटनेट्स क्या होते हैं ये देख लो भाई। बॉटनेट्स क्या होते हैं, बॉटनेट्स आपके नेटवर्क को ही पूरा इफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो एक साथ एक नेटवर्क से ढेर सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, उनमें क्या करते हैं, बॉटनेट्स जो होते हैं सबको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का एक नेटवर्क जो मैलवेयर संक्रमित हो गया है, एक हमलावर पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, बॉटनेट कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क ही पूरा क्या होता है, इफेक्ट कर दिया जाता है बॉटनेट में। तो बॉटनेट का उपयोग डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस के लिए किया जाता है, डेटा चोरी करने, स्पैम भेजने और हमलावर को डिवाइस और उसके कनेक्शन तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया। जिस एक नेटवर्क से आप कनेक्टेड हो, उस एक नेटवर्क पे क्या कर दिया जाता है, बॉटनेट को इंस्टॉल कर देते, तो क्या करता है, सारे कंप्यूटर को डिनायल ऑफ सर्विस, यानी सारे कंप्यूटर क्या होंगे, हैंग करने लग जाएंगे, सब क्या होंगे, आपके डिस्टर्प्टेड हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो वो क्या होंगे, आपके बॉटनेट। जब नेटवर्क को पूरा इफेक्ट करना होगा तो वो क्या होगा, आपका बॉटनेट। क्लियर, आगे देख लो। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म पता होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, देखो कोई जो कोड होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, कोड की एक स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, जैसे इंजेक्शन में थोड़ी सी दवाई लेकर डाल देते हो, अपनी जहां भी डालना हो तो लगा देते हैं इंजेक्शन, सेम वैसे इसमें क्या करते हैं, आप कोडिंग के फॉर्म में एसक्यूएल में आप क्या करते हो, कोडिंग करके जो आपके वर्म्स हैं या जो आपके वायरस हैं उसको आप इंस्टॉल कर देते हो। वही आपका क्या है, इंजेक्शन है। डेटाबेस क्वेरी में आपने क्या किया, कोड की एक स्ट्रिंग डाल दी, उससे क्या हुआ, एसक्यूएल इंजेक्शन के माध्यम से आप सीधे कहां पहुंच गए, वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस तक सीधे पहुंच जाते हो। ठीक, और इससे क्या होता है, आप वही जो सिक्योरिटी है वो पूरी खत्म हो जाएगी और जो भी आप चाहोगे वो डेटा क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी इसीलिए दोस्तों है क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट हमारे डेटा हैं, हमारी चीज़ें हैं, देखो इतने बड़े बड़े आप फेसबुक हो, जीमेल हो, हर जगह अपनी हर चीज़ सेव करते रहते हो कि फ्यूचर में कभी देखना हो तो हम देख सकें। अब वो सब सोचो, देखो किसी जगह इंस्टॉल हो रहे हैं, वहीं पर कोई साइबर क्राइम में हैकर कोई अटैक कर ले तो क्या होगा, सारा डेटा उसके पास चला आएगा। इन्हीं सबसे बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी आपको पढ़ाई जा रही है। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट क्या होता है, ये कौन सा होता है दोस्तों, जब एक हमलावर एक नेटवर्क में घुस जाता है और डेटा चोरी करने के इरादे से बहुत लंबे समय तक अनदेखा हो जाता है। यानी कि एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट में क्या होता है, ये अंदर होता है, आपका डेटा चोरी कर रहा होता है और आपको क्या होता है, पता भी नहीं चल रहा होता, आप अनदेखा कर रहे होते उसको। ठीक है, वो पता नहीं कैसे घुसता है कि कोई जान नहीं पाता कि हमारा डेटा चोरी हो रहा है या हमारे चीज़ें ली भी जा रही हैं। उसे क्या बोलते हैं, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। वायरस तो आप सभी ने सुना ही होगा, आज तक कॉमन चीज़ है। वायरस सबसे सामान्य साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है।
यह कोडिंग से तैयार किया हुआ प्रोग्राम होता है जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, फाइल से दूसरी फाइल के माध्यम से संपूर्ण सिस्टम में फैल जाता है और उसे संक्रमित कर सकता है, डेटा चोरी हो सकता है और डिवाइस को नुकसान भी पहुंचा सकता है। देखा, ये वायरस बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, कंप्यूटर में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर कंप्यूटर को दोबारा आपको कई चीज़ें हटवानी पड़ जाती, बदलवानी पड़ जाती है ना, या तो क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर को दोबारा से सब कुछ हटा के फिर दोबारा उसमें सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये वायरस तो आपको पता है कॉमन सी चीज़ है। स्पाईवेयर क्या है? स्पाई मैंने आपको बताया था कि जासूसी करना। ये क्या करता है, ये सिस्टम में जितनी भी चीज़ें की जाएंगी उन सबकी गतिविधि को क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है और गलत इस्तेमाल करता है। जैसे मान लो क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी अब आपने अपने फ़ोन से या आपने अपने कंप्यूटर से क्या किया, क्रेडिट कार्ड या जैसे नेट बैंकिंग यूज़ करते हो आपने कुछ किया, तो स्पाईवेयर अगर उसमें है आपका तो क्या करेगा, वो आपकी एक एक जानकारी जान जाएगा, आपका डेबिट कार्ड भी जान जाएगा, क्या नंबर है आपके क्रेडिट कार्ड को भी जान जाएगा। इसीलिए अगर अपने फ़ोन से आप हर चीज़ आजकल यूज़ ही कर रहे हो तो बहुत ध्यान दिया करो, किसी फर्जी लिंक को, किसी फर्जी सॉफ्टवेयर को, इन सब चीज़ों को इंस्टॉल मत करना। जो ऑथेंटिक चीज़ कहीं से बताई जाए कि यही चीज़ आपकी ऑथेंटिक है, उसी को हमेशा इंस्टॉल करना। ठीक, ट्रोजन मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ट्रोजन क्या करता है, बताता है, विश्वास दिलाएगा कि मैं सही हूँ, और क्या होता है, वो होता तो असल में बहुत बेकार है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है, हैकर्स को अलाउ कर देता है कि भाई आ जाओ हैकर्स को। रैंसमवेयर क्या होता है, रैंसमवेयर बता देती हूँ कि मैंने ये नहीं बताया है। रैंसमवेयर क्या होता है, डेटा को एनक्रिप्ट या लॉक कर देता है और फिर साइबर अपराधी द्वारा क्या करता है, ये फिरौती की मांग करता है। ठीक है, जैसे आपका कुछ रैंसमवेयर क्या होता है, सपोज करो कोई बड़ी कंपनी है, उसके सारे डेटा को क्या करे, कोई हैकर क्या कर ले, हैक कर ले। हैक करने के बाद भाई वो कंपनी तो बिल्कुल परेशान हो कि सारा डेटा उसका गायब है। अब वो क्या करता है, एक बड़ी अमाउंट की रकम की बात करता है कि फिरौती, कि मुझे ये दो तो मैं आपको दूंगा ये। उसको क्या करता है, एनक्रिप्ट कर देता है, एक पासवर्ड लगा देता है कि वो खुलता ही नहीं है। या फिर कहता है कि अगर नहीं बताओगे, नहीं पैसा दोगे तो क्या करूँगा, पूरा डेटा डिलीट कर दूंगा। तो सोचो अगर फेसबुक में जहाँ इतने अरबों लोग सब यूज़ कर रहे हैं, अभी कोई उसको हैक कर ले और वहाँ पे क्या करे, हैक करके उसको कोडिंग उसको पासवर्ड लगा के प्रोटेक्ट कर दे कि कोई खोल ही ना पाए फेसबुक का इंसान, तो फिर क्या करे, बड़ी रकम मांगे कि इतना पैसा दोगे तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, सारा डेटा डिलीट कर दूंगा। तो ये क्या होता है आपका रैंसमवेयर। हालांकि ये सब करने के बाद पकड़ा तो जाता ही होगा कि कहीं ना कहीं तो लूप होल हर किसी को मिल जाता। सोचो उसको हाथ होता क्या होगा बाद में, है ना, जब ये सब करके सोचता होगा अरबों खरबों मुझे मिल जाएंगे, और जब नहीं मिलता होगा बदले में क्या होता होगा आप खुद ही सोच सकते हो। एडवेयर बता चुकी हूँ, विज्ञापन से होती दिक्कत है। बॉटनेट्स मैंने बता दिया आपको, जो नेटवर्क में आपके दिक्कत कराए पूरे नेटवर्क से। ठीक है, उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना डेटा चोरी करे नेटवर्क में, पूरे कंप्यूटर में। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क को कर दे। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक मैंने बता दिया आपको, जो आपको सर्विस ना मिले और क्या कर दे, जबरदस्ती का ओवरलोडिंग दिखा दिया जाए। जबरदस्ती का क्या हो कि बहुत ओवर ट्रैफिक है इस पे और आपको सर्विस ना मिल पाए, वो क्या है आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है। डोमेन नेम सिस्टम अटैक क्या है ये समझा देती हूँ। साइबर अपराधी क्या करता है, डीएनएस की कमियों का इस्तेमाल कर यूजर को दूषित वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करता है। मैंने बताया था आपको डोमेन नेम क्या था, @ मैंने बताया था आपको यूजर नेम और डोमेन नेम होता है। तो यूजर नेम जो भी आपका यहाँ पे होगा ईमेल में, और ये क्या है आपका, ये डोमेन नेम होता है। तो आप किसी भी साइट पे जाते हो, किसी भी चीज़ पे आते हो तो आपका क्या होता है, डोमेन नेम एक होता है। तो डोमेन नेम अगर ऑथेंटिक नहीं है, जीमेल वगैरह तो ऑथेंटिक है, तो आप क्या होता है, खोल आप ये रहे होते हो और आपको क्या करता है, वो दूसरी जगह लिंक कई बार देखते हो तो आता है ना कि यू आर डायरेक्टेड टू द आउटर लिंक या यू आर डायरेक्टेड टू द आउटर लिंक, ऐसा कई बार लिख के आता है। तो आप क्या करता है, वो आपको दूसरी जगह ले जाता है, जहाँ जाना चाहिए वहाँ ना ले आके दूसरी जगह ले जाता है और फिर वहाँ से क्या करता है, आपका डेटा चुरा लेता है। ठीक है, रोमांस स्कैम अटैक, ये बिल्कुल नया आपका है। इसमें क्या है, आजकल आपको पता है ढेर सारी डेटिंग साइट हो रही हैं, आपके टिंडर हो रहे हैं और न जाने कौन कौन से, एक ही मुझे याद पता मतलब ध्यान में आ रही, बाकी ज़्यादा पता नहीं कि मेरे टाइम पे उतनी ज़्यादा थी नहीं है चीज़ें। तो डेटिंग साइट जो है या फिर आपका जो चैट रूम है और इस प्रकार के अन्य एप्लीकेशन, ठीक है, इन सब में क्या होता है, जहाँ पे होता है कि भाई लड़की लड़की आपस में बात कर रहे हैं कुछ भी, वहाँ सब जगह क्या होता है, इन लोगों को क्या करते हैं, धोखा देकर क्या करते हैं, व्यक्तिगत डेटा चुराकर खतरा पैदा कर सकते हैं। भाई आपके बारे में कोई जानकारी है, कोई फोटोज हैं, कोई वीडियोस, कुछ भी लेकर फिर क्या कर सकते हैं, आपको डरा सकते हैं, आपको धमका सकते हैं। ये कौन सा है आपका, रोमांस स्कैम अटैक। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। क्लिक जैकिंग क्या होता है, देखो क्लिक जैकिंग जनरली आपका दोस्तों क्या होता है, इंटरनेट पर क्या होता है, लिंक जो होते हैं, फर्जी लिंक नहीं आते हैं, उन सबको क्लिक करने से क्या होता है, जो सोशल मीडिया साइटों पर होता है या किसी भी जगह पे आता है, लुभाने का कृत्य होता है ना। बताया जाएगा इस लिंक को क्लिक करेंगे इतने करोड़ रुपए मिल जाएंगे, इस लिंक को क्लिक करने के बाद आपका ये चीज़ हो जाएगा, तो उस लिंक को कभी क्लिक मत करना, वही आपकी क्लिक जैकिंग होती है।
डिनायल ऑफ सर्विस तो बहुत बार बता चुकी है, बार बार नहीं बताऊंगी, ओवरलोड करने वाली। क्रिप्टो जैकिंग बता देती हूँ। क्रिप्टो करेंसी हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो सकता ना जानते हो, जैसे कि आपका क्या कहते हैं वो सब होता है आपका, इसको देखो क्या बोलते हैं, जैसा कि आपका काम होता है क्रिप्टो करेंसी, हो सकता है आप समझते हो कि नहीं, बिटकॉइन वगैरह होते हैं खरीदते हैं लोग, बिटकॉइन वगैरह खरीदते हैं, फिर उनका दाम थोड़ा देर बढ़ जाता है, उनको बेचते वगैरह भी हैं। तो जो लोग क्रिप्टो करेंसी का काम करते हैं, ये समझ लो, जो लोग क्रिप्टो करेंसी का काम करते हैं, ये सब क्रिप्टो करेंसी जो होती हैं सब क्या होती हैं, सब आपकी डिजिटली होती हैं, कोई पैसा आपको हाथ में नहीं मिलता। सब क्रिप्टो करेंसी अगर है तो वो क्या होती है, सब आपकी इंटरनेट पर होती है, कितनी क्रिप्टो करेंसी है वो सब आपकी डिजिटल फॉर्म में होती सारी क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी से निकटता से इसका संबंध है क्रिप्टो जैकिंग का। इसमें क्या करते हैं, हमलावर जो होता है वो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए किसी और के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। हमलावर क्या करता है, क्रिप्टो जो लोग यूज करते होंगे, आप में से हो सकता है कुछ लोग जानते हो, बिटकॉइन वगैरह बहुत से लोग लेते रहते हैं। तो बिटकॉइन वगैरह जैसे शेयर मार्केट होता है ना आपका, शेयर मार्केट में हम स्टॉक खरीदते रहते हैं, तो वहां तो हम पैसा लगा लगा के काम करते हैं। क्रिप्टो यहाँ पे करेंसी में क्या है, पैसा यहाँ भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ सारी चीज किस में फॉर्म में होती है, डिजिटल के फॉर्म में। ठीक है, सब डिजिटल फॉर्म में, बिटकॉइन वगैरह बोलते हैं इनको। तो बिटकॉइन लेते हैं यहाँ पे लोग। तो जो लोग क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं, तो कई बार वहां क्या करते हैं, वहां भी किसी और कंप्यूटर से आपको क्या करते हैं, बेवकूफ बना के क्रिप्टो जैकिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है। जीरो डे वल्नरेबिलिटी, ये बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब होता है, देखो जीरो डे का होता क्या है, कई बार जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसमें क्या होता है, कोई गड़बड़ होती है, कुछ गड़बड़ होती है, उसके बारे में किसी को नहीं पता। आपको तो खैर पता ही नहीं है, जिस कंपनी ने बनाया उसे भी नहीं पता होता कि हमारे सॉफ्टवेयर में ये वाली गलती है जो जाके वहाँ उस कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गई है। इसको जीरो डे क्यों बोलते हैं, आपको भी नहीं पता, आपका कंप्यूटर आराम से चल रहा है, इसके बारे में किसी हैकर को अगर पता चल गया कि अच्छा ऐसी गड़बड़ इस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में है, तो क्या करता है वो, तुरंत क्या है, उसको तुरंत एक्सेस मिल जाता है उसको हैक करने का। जीरो डे क्यों बोलते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर वाले को, डेवलप करने वाले को तो पता भी नहीं था कि हमारी गलती कोई है, हैकर को तुरंत पता चल गया, यानी कि जिसके ऊपर अटैक हुआ वो बनवा भी नहीं सकता उस सॉफ्टवेयर को, उसके पास जीरो डे होता है उसको सही कराने के लिए। समझ में आ रही है, उसके पास जीरो डे होता है उसको सुधरवाने के लिए। समझ में आया, हैकर्स को पता चलते ही हैकर्स तुरंत क्या करता है, अटैक कर देता है, इसीलिए इसे बोलते हैं जीरो डे वल्नरेबिलिटी। पढ़ लो क्या है, मशीन या नेटवर्क के ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में व्याप्त ऐसा दोष है जिसे डेवलपर द्वारा ठीक नहीं किया गया है, कोई दोष था उसे ठीक नहीं किया उन्होंने, और ऐसे हैकर द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसे ही जो इसके बारे में जानता है, भाई जो जान गया, कंपनी को नहीं पता है कि ठीक कोई दिक्कत भी है, उन्होंने दे दिया आपको, आपने सॉफ्टवेयर अपने नेटवर्क में इंस्टॉल कर लिया। अब क्या होता है, हैकर को पता चल गया, तुरंत क्या करेगा वो, अटैक कर देगा। वही क्या होती है, जीरो डे वल्नरेबिलिटी। जीरो डे क्यों, क्योंकि अब इसको कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर सही नहीं कर सकता, उसके पास समय ही नहीं है, हैकर तक पहुंच जाएगा, एक्सेस कर लेगा। ठीक, जीरो डे वल्नरेबिलिटी। साइबर सुरक्षा के प्रकार देख लो क्या क्या है, क्योंकि आपने अभी तक सिक्योरिटी देखी, वो देखा है साइबर क्राइम, तो साइबर थ्रेट देखे तो साइबर सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी। एक आपकी नेटवर्क की सुरक्षा होती है, इसको आप सुरक्षित कर सकते हो, सर्वर, होस्ट, फायरवॉल और प्रोटोकॉल में जो भी प्रॉब्लम है, खामियां हैं, उनको हटा दो। दूसरा क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड में क्या करो, डेटा, एप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित कर दो। ठीक है, इसके लिए क्या करना होता है आपको, इसके लिए ढेर सारे आपको क्या बोलते हैं उनको, ढेर सारी आपको नीतियाँ और काफ़ी ढेर सारे एक्सेस आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में जनरली क्लाउड सिक्योरिटी होती ही है। एंड पॉइंट सुरक्षा क्या होती है, एंड पॉइंट में जनरली क्या करते हैं, जैसे कि एंटी फिशिंग है आपका, जो मतलब निकाल लेते हैं वो लोग कोई भी चीज़, रैंसमवेयर है। तो एंड पॉइंट सुरक्षा क्या है, जो लास्ट में जो आपका कोई चीज़ करना हो उसमें क्या करते हैं, उसको पासवर्ड प्रोटेक्शन या कुछ दे देते हैं। जैसे हम ही लोगों के केस में है, अब मैं हमेशा जिस सिस्टम से यूज़ करती हूँ, जीमेल वगैरह, अगर किसी और के आईडी से किसी और जगह में जैसे जीमेल यूज़ करती हूँ, तुरंत मेरे पास एक वो आ जाता है, तुरंत एक नोटिस आता है कि ये इंसान यहाँ से यूज़ कर रहा है, इज़ दैट यू, तो टैप द नंबर, तुरंत मेरे मेल पर एक नंबर आता है, मुझे वो एंटर करना पड़ता है, वो एंटर कर तभी चलता है। तो ये क्या है, ये हमको बचाने के लिए किया जा रहा है कि कोई और किसी और जगह से तो नहीं यूज कर रहा, आप ही हो जो यूज कर रहे हो ना, अगर कोई और यूज कर रहा है तो उसको वो नंबर नहीं पता चल पाएगा। तो सेम ऐसा ही एंड पॉइंट रखना चाहिए सुरक्षा के लिए कि कोई भी आप एक कंपनी का डेटा कुछ भी हैक करना चाहे सीधे हैक ना कर सके, उससे एक पासवर्ड या एक एक्सेस के लिए ओटीपी वगैरह कुछ पूछी जाए, इसीलिए ओटीपी का सिस्टम आया है ना। ठीक, एंड पॉइंट हो गया ये। मोबाइल पे सुरक्षा करी जाए, अब ये पढ़ लेना था, पीडीएफ दे दूंगी, पढ़ लेना, मोबाइल सिक्योरिटी वगैरह सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। आईओटी की सुरक्षा मैं आपको बताऊंगी वैसे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि आप इंटरनेट ही यूज़ करते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या करते हो, इंटरनेट को यूज़ करते हो, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम,
भाई सारी चीज़ें उससे होती, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इंटरनेट को बहुत सिक्योर करना है, क्योंकि आपके घर की सारी चीज़ें इंटरनेट से चल रही हैं, तो यहाँ भी सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत होती है। क्लियर? बस ठीक। तो यही चीज़ें थी आज की आपकी क्लास में। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके प्लीज़ इतना मेरे लिए करना, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करना। पूरी प्लेलिस्ट बड़ी हुई है, कल जो हम लोग क्लास करेंगे इसको अच्छे से वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, जिससे कल जब क्लास करें हम लोग तो सारे MCQs आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, धन्यवाद चैनल पर नए आने के लिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेरी होगी उसको ज़रूर बताना। टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाओ, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि वहीं से आपको क्या मिलेगी, सारी PDF मिल जाएंगी। धन्यवाद।